संरचना। तो उसमें जो पहला लाइन बाबा जी ने लिखा है, परमाणु संरचना को पहचानने की कामना मानव में सुदूर विगत से ही पाई जाती है। तो जिज्ञासा रूप में देखें तो मनुष्य ने बहुत कोशिश किया कि जो हर वस्तु जो हमारे को स्थूल आंखों से दिखती है, तो वो स्थूल आंखों से एक ऑब्जेक्ट के रूप में दिखता है। जैसे ये पेन की ही बात करें तो ये पेन एक अपने आप में एक दिखता है कि पूरा एक ठोस है, लेकिन ये कल्पना में आता है कि ये एक सिंगल ठोस है या ये बहुत सारे छोटे छोटे ठोस चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो इस तरीके से लोगों के कल्पना में आने से ही लोगों ने इसको जो है, देखिए एक महत्वपूर्ण बात है कि हम इसको फिजिकली जो है कुछ एक लिमिट तक ही तोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे क्षमता या हमारे पास ऐसे औजार नहीं हैं जिससे हम इसको और भी तोड़ सकें। तो इससे यही हुआ कि लेकिन काल्पनिक रूप में, कल्पना में तो इसको तोड़ा जा ही सकता है, हम कल्पना में इसको और भाग विभाग कर ही सकते हैं। तो ये ऐसी कल्पना लोगों ने दोहराई। इसी आधार पर बाबा जी ने जो लिखा है कि मानव विघटन विधि से मूल वस्तु तक पहुंचने के लिए सोच विचार प्रयोग किया। तो विघटन विधि से मानव ने सोचा भी, उस पर विचार भी किया और प्रयोग भी किया, और उस प्रयोग के आधार पे जो है मनुष्य ने काफी निष्कर्ष निकाले। तो स्टेप बाय स्टेप जो है अपने निष्कर्षों को वो मॉडिफाई करता गया कि जो पुराने निष्कर्ष थे वो उसको कुछ दिनों बाद जो है मतलब किसी दूसरे एक प्रयोग के आधार पर वो निष्कर्ष सही नहीं बैठ रहे थे, तो उन्होंने फिर से नया प्रयोग किया और फिर से नया निष्कर्ष निकाला। और इन सब के मूल में था ही कि ये हम इस जो है साइंस या हर मानव जो है इसके मूल वस्तु तक पहुंचना चाहता था। इस अर्थ में मनुष्य की जो है वो प्रयास जारी रहा। इसीलिए जो बाबा जी ने लिखा है, मानव विघटन विधि से मूल वस्तु तक पहुंचने के लिए सोच विचार प्रयोग किया, विघटन के अंत में कोई निश्चित मूल वस्तु की अपेक्षा भी बनी रही। अपेक्षा बनी रहने का मतलब है कि इसको कल्पना में आता है कि हम इसको भाग विभाग करते जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि गणित के रूप में तो ऐसा लगता है कि भाग विभाग करते जाएंगे। तो एक ऐसा समय आएगा जहां पर ये कुछ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है, कोई एक चीज ऐसी जगह जाके बचेगी जहां पर इसको और भाग विभाग नहीं किया जा सकता। उक्त मानसिकता के साथ प्रयोग करता हुआ मानव इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि किसी भी वस्तु को विघटित करते रहेंगे तो कोई ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे जहां विघटित इकाइयां स्वचालित रूप में कार्य करता हुआ समझ में आता है। ऐसे कार्यरत इकाई को हम परमाणु कहते हैं। तो ये जो बाबा जी ने कहा कि जो उस उक्त मानसिकता, मतलब इसको विघटन विधि से इसमें जो भी हमने अपनी कल्पनाशीलता लगाई और उस कल्पनाशीलता के लिए हमने जो भी प्रयोग किया और उस प्रयोग से हम जो है जहां तक पहुंच पाए, तो उसमें जो है ये कह रहे हैं कि जो वो एक जगह हम पहुंच गए जहां पर उसको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको और छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता। ऐसी इस इकाई को जो साइंस ने नाम दिया परमाणु, या परंपरा में जो ये नाम रहा परमाणु और एटम के रूप में इसको नाम दिया गया। अब यह सब कैसे कार्यरत है इसको समझने की इच्छा भी मानव में बनी रही। तो एक तो बात महत्वपूर्ण है कि परमाणु के बारे में लोगों को अनुमान तो हो गया कि किसी भी वस्तु का भाग विभाग करते जाएंगे तो एक छोटी, जो सबसे छोटी इकाई बचेगी जिसको और भी भाग विभाग नहीं किया सकता है, उसका नाम परमाणु या एटम रखा गया। अब बात आती है कि परमाणु अपने आप में क्या है। हमने इसको विघटित करके, पेन को विघटित करके परमाणु तक पहुंच गए, लेकिन परमाणु अपने आप में क्या है और उसकी संरचना क्या है और उसके अंदर की व्यवस्था कैसी है, उसके अंदर जो है कार्य कैसे कर रहे हैं, सब चीजें इसको समझने की आशा मनुष्य में रही ही। तो उसके आगे जो बाबा जी लिखते हैं, परमाणु के मध्य में एक या अधिक अंश और उसके सभी ओर परिवेशों में घूमता हुआ एक या अधिक अंश होने की व्यवस्था है। अब बहुत मजेदार बात है, पहले थोड़ा अंश को समझ लेते हैं। बाबा जी ने यहाँ अंश की बात की है, तो अंश की परिभाषा जो बाबा जी ने दी है,
प्रत्येक छोटे से छोटे या बड़े से बड़े इकाई के गठन में पाए जाने वाले समस्त समान रूप गुण स्वभाव वाले इकाइयां अंश कहलाती हैं। परमाणु के गठन में पाए जाने वाले समस्त कण परमाणु अंश कहलाते हैं। तो अंश का जो है बाबा जी ने एक जनरल डिफिनेशन दिया है कि प्रत्येक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इकाई के गठन में पाए जाने वाले समस्त समान रूप गुण स्वभाव वाले इकाइयां। तो किसी भी एक चीज को देखेंगे, जैसे घर का देखेंगे, तो घर की जो एक सबसे ज्यादा बिल्डिंग ब्लॉक से एक ईंट है, तो वो घर जो है कई ईंटों से मिलकर बना हुआ है और हर एक ईंट को जनरली हम लोग देखें तो सब वो रूप गुण स्वभाव सेम होते हैं। इसी आधार पर बाबा जी ने परमाणु अंश की बात की कि किसी भी परमाणु को देखें तो उस परमाणु के गठन में जो समान रूप गुण स्वभाव वाले जो एक इकाई पाई जाती है उसको नाम दिया अंश। यहां पर थोड़ा सा मैं कहूंगा कि साइंस जो है इससे डिफर करता है कि बाबा जी ने इन सारे परमाणु अंशों को समान कहा है। कि ऐसा समझे कि परमाणु में जो परमाणु की संरचना को लेके बाबा जी कह रहे हैं कि परमाणु की संरचना को समझने जाए तो उसके नाभिक में कुछ अंश होते हैं और उस नाभिक के चारों तरफ कक्षा में घूमते हुए कुछ अंश होते हैं, और ये दोनों अंश जो हैं उनका रूप गुण स्वभाव सब समान होता है। लेकिन साइंस ऐसा नहीं मानता। साइंस जो है उसके अनुसार, जो साइंस स्ट्रक्चर के रूप में तो ऐसा ही कहता है कि नाभिक में यहां पर भी कुछ पार्टिकल्स हैं और उसके चारों तरफ भी कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो घूम रहे होते हैं। तो वहां पर साइंस ये मानता है कि जो नाभिक में जो पार्टिकल्स हैं उसमें दो तरीके के पार्टिकल्स हैं। दो अलग रूप का तो बात नहीं कहेंगे, लेकिन दो अलग गुण और स्वभाव के पार्टिकल्स हैं। एक को नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन, एक को नाम उन्होंने प्रोटॉन दिया हुआ है, दूसरे को नाम न्यूट्रॉन दिया हुआ है। और उसके चारों तरफ जो ऑर्बिट में जो अंश घूमते हैं उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया हुआ है। तो साइंस के अनुसार परमाणु में तीन अलग तरीके के पार्टिकल्स हैं। एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। अब बात यह आती है कि बाबा जी का निष्कर्ष और साइंस का निष्कर्ष क्यों अलग है। तो निश्चय ही बाबा जी ने जो अंश को पहचाना है उसमें कोई प्रयोग विधि में बाबा जी नहीं गए। जैसे साइंस ने बहुत जो प्रयोग किए, रदरफोर्ड ने प्रयोग किया, फिर और भी बहुत लोगों ने प्रयोग किया, और उस प्रयोग के आधार पे अपनी कल्पनाशीलता के साथ उसको समझने के लिए ऐसा उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज चूज किए, लाइक मास, चार्ज, और इस आधार पर उन्होंने जो है जो वो पार्टिकल्स हैं उनके गुण स्वभाव को अलग अलग देखा। बाबा जी की बात करें तो बाबा जी ने जो है जो अनुभव विधि है उस अनुभव विधि में बाबा जी ने जो है जो अध्ययन किया है, इस आधार पर तो ऐसा लगता ही है कि जो बाबा जी की अनुभव विधि थी उसमें जो है उन्होंने हर एक इकाई को जो है पहचाना, ठीक ठीक पहचाना। और इस आधार पर जो है बाबा जी ये कह रहे हैं कि परमाणु में जितने भी परमाणु अंश हैं उनका वो सारे अंश समान है। बस अंतर इतना ही है कि वो अंश जो है वो यदि नाभिक में रहते हैं तो उनका आचरण अलग तरीके से व्यक्त होता है, और यदि वो परिवेश में घूमते तो उनका आचरण अलग तरीके से व्यक्त होता है। वो मूल रूप में समान है, लेकिन जो वो जहां पर कार्य कर रहे हैं उस कार्य करने के आधार पे उनका आचरण अलग दिखता है। यहां तक तो बात जो है साइंस वालों को भी एक्सेप्ट हो जाएगी, जैसे मुझे भी लॉजिकली एक्सेप्ट हो जाता है कि ऐसा ठीक है, हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है तो वो अलग अलग कक्षा में या नाभिक में रहने के आधार पे उनका आचरण अलग अलग दिख सकता है। लेकिन यदि हम ऐसा सोचें कि सबसे छोटा जो परमाणु है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में दो अंश हैं,
एक नाभिक में है और एक उसके चारों तरफ काटता हुआ एक दूसरा अंश है, दो अंश है। और यदि उन हाइड्रोजन परमाणु को हम यदि उनके दोनों अंश को अलग कर दें, मतलब उस दोनों अंशों को उस परमाणु की व्यवस्था से अलग करके दो अलग अलग अंशों के रूप में हम भाग कर दें, और उन दोनों अंशों को यदि हम समान परिवेश में रखें, समान परिवेश में रखने का मतलब लेट अस से कि सेम तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखें। अब ये परमाणु नहीं है, दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं या दो अलग अलग अंश हैं। तो यदि ये दोनों अंश जो हैं इनका रूप गुण स्वभाव समान है, तो ये समान परिवेश में इनका आचरण भी समान रूप से व्यक्त होना चाहिए। लेकिन साइंस ने जो प्रयोग किया उसमें ऐसा ऑब्जर्व नहीं हो रहा, ऐसा देखने को नहीं मिल रहा कि ये जो दोनों अंश जो हैं वो समान परिवेश में एक जैसा आचरण नहीं कर रहे। तो ये जो आधार है साइंस का कि ये जो अंश हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर, वो समान तरीके के नहीं हैं। तो ऐसा मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि बात तो ठीक है, जब तक हम परमाणु के रूप में अंशों के संयुक्त आचरण की बात करें, वहां पर यह ठीक लगता है कि जो अंश नाभिक में है और जो अंश परिवेश में है वो अपना अलग अलग आचरण प्रस्तुत करेंगे। लेकिन यदि हम उस परमाणु में से पार्टिकल्स को निकाल करके उसका अध्ययन करें तो वो एक ही समान आचरण करना चाहिए यदि सारे अंश समान हैं तो, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो ये चीज जो है मेरे को भी अभी बहुत अच्छे से ये साइंस का जो है समझ में नहीं आया है कि इसको कैसे कहा जाए, कि ये कहाँ गलत है या क्या इसने जो सोचा है उस ये प्रयोग में क्या गड़बड़ी है। हालांकि देखिए, मैं भी बाबा जी की बात को ही मानता हूं क्योंकि आस्था बाबा जी में ही है। तो इस आधार पर मेरा भी यही मानना है कि अंश जो है वो सारे अंश समान होते हैं, लेकिन जो विज्ञान विधा के लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा समय लगाया है और प्रयोग किया है और अपना निष्कर्ष निकाला है, उसको भी मैं पूरी तरीके से डिनाई नहीं कर पाता कि भाई वो जो उनका प्रयोग है उस प्रयोग के आधार पर जो निष्कर्ष है उस निष्कर्ष में कहाँ गड़बड़ी है, वो आगे जो है सोचने के मुद्दे बनेंगे। तो अब एक बात यहां आ गई कि जो है फिर से हम लोग एक समराइज कर लें कि किसी भी वस्तु को हम भाग विभाग करते जाएं तो जो एक अंतिम जगह पे पहुंचते हैं जहां पर उसको और भाग विभाग नहीं किया जा सकता, ऐसे इकाई को हमने परमाणु नाम दिया। उस परमाणु को जब समझने की कोशिश करें तो उस परमाणु में बहुत तरीके के अंश दिखते हैं। वो परमाणु अपने आप में कुछ ठोस सॉलिड जैसा नहीं दिखता, उसके अंदर कुछ अंश दिखते हैं और बाकी खाली जगह दिखता है। ऐसे अंशों को हम परमाणु अंश कहते हैं और ऐसे परमाणु अंश जो है कुछ नाभिक में रहते हैं और कुछ उसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं। आगे इस बात में बाबा जी लिखते हैं, मध्य या परिवेश में अंश की संख्या बढ़ती जाए या मानव कल्पना में आ ही जाती है। इस संदर्भ में दो मुख्य प्रश्न ध्यान में आए। परमाणु अंश परस्परता में पहचान कैसे बना पाए, पहचानने के उपरांत वे व्यवस्था में क्यों हो गए। बहुत ही सुंदर बात ये कह रहे हैं कि जो दो परमाणु अंश है वो दोनों परमाणु अंश ने जो है एक दूसरे को कैसे पहचाना, और वो पहचानने के उपरांत जो है वो एक व्यवस्था में क्यों हो गए। व्यवस्था का मतलब है दो परमाणु अंश मिल करके एक एक परमाणु बना रहे हैं, और भी 2, 4, 5, 10 तरीके जो है अंश मिलकर के भी परमाणु बनाते हैं। अलग अलग परमाणु अंशों के आधार पर जो है परमाणु का जो है भाग विभाग किया जाता है।
तो जो बाबा जी का प्रश्न है कि ये परमाणु अंश जो है ये किस आधार पर एक दूसरे को पहचाने, और दूसरा पहचानने के बाद जो है ये व्यवस्था में क्यों हो गए। बाबा जी ने इसका बहुत ही सुंदर जो एक्सप्लेनेशन दिया है। इस सोच को आगे बढ़ाने पे समझ में आया कि सहअस्तित्व इसका प्रधान कारण है, क्योंकि व्यापक उस वस्तु ऊर्जा में ही संपूर्ण एक एक वस्तु डूबी भीगी गिरी है। बहुत ही सुंदर जो बाबा जी ने कहा कि इसका आधार क्या है, जो पहचानने का आधार है वो सहअस्तित्व ही इसका आधार है, सहअस्तित्व ही इसका कारण है। तो ये सहअस्तित्व जो कह रहे हैं कि पूरा अस्तित्व ही सहअस्तित्व के रूप में है, तो यहां साथ साथ रहने का और साथ में एक संयुक्त आचरण प्रकट करने का व्यवस्था प्रकृति में पहले से ही बना हुआ है। यह सहअस्तित्व ही जो है वो मूल नियम है जो इन अंशों को एक दूसरे से पहचान करा पा रहा है। बिल्कुल ठीक जो है। अभी एक प्रश्न जो है बलराज सिंह मलिक जी का आया है कि बाबा जी के अनुसार अंश व्यवस्था का आधार नहीं है, परमाणु ही व्यवस्था का आधार है, तो क्या यह कहना ठीक है कि व्यवस्था का आधार ही नहीं तो उसका आचरण निश्चित कैसे हो सकता है। बिल्कुल बात सही है कि जो बाबा जी ने कहा कि निश्चित आचरण एक व्यवस्था में ही दिखता है, और इस आधार पर देखें तो हर एक परमाणु एक निश्चित आचरण करता हुआ दिखता है, और परमाणु अंश का आचरण जो है वो निश्चित नहीं होता। लेकिन जो साइंस के अनुसार जो है, जब वो परमाणु के जो परिवेशीय अंशों को जब भी बाहर निकाल कर देखते हैं, वो एक निश्चित आचरण को ही व्यक्त करते हैं, जिसको वो इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। जितनी बार वो इलेक्ट्रॉन को एक ही तरीके के वातावरण में, एक ही तरीके के परिवेश में रख करके उनके साथ जो प्रयोग करते हैं, वो एक निश्चित आचरण ही दिखाता है। निश्चित आचरण का मतलब है उस पे कुछ बल लगाने पे वो जो भी उस तरीके का उसका प्रभाव दिखता है वो हर बार समान रूप में ही दिखता है। इस आधार पे साइंस जो है वो उस आचरण की बात कर रहा है। यदि ऐसा होता कि जो वो परमाणु से जो बाहरी जो परिवेशीय अंश इलेक्ट्रॉन को निकालते, एक बार अलग तरीके का आचरण करता, दूसरी बार अलग तरीके का आचरण करता, तो हम ये कह सकते थे कि उनका आचरण निश्चित नहीं है। लेकिन साइंस के प्रयोग को यदि ठीक से आप पढ़ें तो जब भी वो उस परिवेशीय अंश को या नाभिक में जो अंश है उसमें से बाहर निकाल करके उसको सिर्फ स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो वो हर बार एक ही जैसा प्रभाव दिखाता है, उसका भी आचरण निश्चित जैसा दिखता है। तो ये भी एक जो है शोध का मुद्दा है, मैं भी इस पे कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए, क्योंकि साइंस में भी जो एक प्रयोग हुआ है, एक व्यक्ति के प्रयोग को लोगों ने सही नहीं माना है। इसमें कई लाखों करोड़ लोगों ने जो है इस प्रयोग को करके देखा और सभी ने समान रिजल्ट पाया है। इस आधार पर वो परमाणु अंश के भी आचरण को निश्चित ही कह रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का आचरण भी निश्चित है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है वो भी निश्चित जैसा ही दिखता है। उसी आधार पर प्रोटॉन का भी, उसी आधार पर न्यूट्रॉन का भी दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बाबा जी जो है जो ये मतलब पहचानने का जो आधार कर रहे हैं, वो आधार कह रहे हैं कि सहअस्तित्व ही मूल आधार है इस पहचानने का, क्योंकि व्यापक वस्तु ऊर्जा में ही संपूर्ण एक एक वस्तु डूबी भीगी घिरी है। तो ये जो बाबा जी कह रहे हैं कि एक वस्तु जो है, एक महत्वपूर्ण बात मैं कहूं कि साइंस जो है इस व्यापक वस्तु को नहीं पहचान पाया है। व्यापक भी स्वयं में एक वस्तु है, इसकी पहचान साइंस को नहीं हो पाई है। और ये व्यापक वस्तु जो है, इस व्यापक वस्तु ऊर्जा में, इसको व्यापक को इन्होंने ऊर्जा कहा है, इसको साम्य ऊर्जा नाम कहा है, कि ये व्यापक जो है वस्तु यही साम्य ऊर्जा है, और इसी ऊर्जा में ही हर एक वस्तु डूबी भीगी घिरी है। उसमें बाबा जी ने ये 3 शब्द प्रयोग किए हैं, डूबी, भीगी और घिरी। उसमें मैं फोकस करता हूं भीगी को। भीगी का मतलब जो है पारगाम्यता है। पारगाम्यता का जो है, जो बोलते हैं कि बाबा जी की व्यापक वस्तु ही हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इकाई में पारगामी है,
इस पारगाम्यता के आधार पे ही हर एक इकाई को साम्य ऊर्जा समान रूप से प्राप्त है। इस सामान्य ऊर्जा को ही उन्होंने जो है कहा कि इस ऊर्जा के कारण ही जो बल संपन्नता का जो है प्रकटन है, और यही बल संपन्नता जो है वो क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त होती है। तो ये जो बाबा जी कह रहे हैं कि हर एक परमाणु अंश जो है उसमें वो व्यापक वस्तु में डूबे भीगे घिरे रहने के कारण जो है उसमें एक प्रवृत्ति है व्यवस्था की ओर। वो उस व्यवस्था को ही बाबा जी सहअस्तित्व कह रहे हैं। तो मूल नियम के रूप में जो बाबा जी कह रहे हैं कि सहअस्तित्व ही मूल नियम है। हर एक इकाई जो है अपने इस साम्य ऊर्जा में डूबे भीगे रहने के कारण जो है वो व्यवस्थित होने के ओर अग्रसर है। इस व्यवस्थित होने की ओर जो उनका अग्रसर रहना है, इसी को ही बाबा जी सहअस्तित्व कह रहे हैं। इस प्रकार सूक्ष्म से सूक्ष्म में बड़ी से बड़ी इकाई का व्यापक वस्तु में संपृक्त रहने के आधार पर ऊर्जा संपन्नता रहना स्पष्ट हुआ। ऊर्जा संपन्नता ही बल संपन्नता एवं चुंबकीय बल संपन्नता होना समझ में आता है। अब ये एक महत्वपूर्ण बात है कि व्यापक में संपृक्त रहने के आधार पर जो है हर एक अंश ऊर्जा संपन्न है। साइंस जो है अभी इस जगह पे नहीं पहुंच पाया। साइंस जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की मूल ऊर्जा का पहचान नहीं कर पाया है कि इलेक्ट्रॉन जो है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऊर्जा कहां से मिल रही है, इसकी पहचान उसमें नहीं हो पाई है। क्योंकि बाबा जी जो कह रहे हैं कि इस मूल ऊर्जा के पहचान के कारण ही, इस मूल ऊर्जा के कारण ही जो है हर एक अंश में बल संपन्नता एवं चुंबकीय बल संपन्नता है। इस बल संपन्नता वश ही सूक्ष्म परमाणु अंश में परस्परता को पहचानने और व्यवस्था में भागीदारी करने की प्रवृत्ति है। बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं कि साम्य ऊर्जा में डूबे भीगे घिरे रहने के कारण ही हर एक परमाणु अंश एक दूसरे को पहचान पा रहा है, और इस पहचानने के आधार पे ही वो जो है दो अंश एक दूसरे से पहचान करके परमाणु बना रहे हैं। साइंस जो है अभी इस बात को यहां तक नहीं पहुंच पाया है कि ऐसी कोई एक साम्य ऊर्जा है जो हर एक इकाई में पारगामी है। उस पारगामिता के कारण हर एक जो छोटी से छोटे परमाणु अंश हैं वो ऊर्जित हैं, और उस ऊर्जित रहने के आधार पर एक दूसरे को पहचान रहे हैं। साइंस भी इस परमाणु के संरचना को पहचानने के आधार पर वो भी ये जो है पहचानने को कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये कैसे एक दूसरे को पहचानते हैं। तो साइंस ये साम्य ऊर्जा को नहीं पहचान पाया, इस आधार पर वो एक दूसरे को पहचानने की बात नहीं करता है। साइंस जो है उसने कुछ तरीके के जो है बल की बात की है। बाबा जी भी बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इस तरीके की बात साइंस भी कर रहा है। और साइंस जो है वो बल के आधार पर जो है नाभिक में जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन जो है वो परिवेशीय इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगाता है, बल लगाता है। उस बल के आधार पर ये परिवेशीय अंश जो है अपनी कक्षा में बने रहते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग मैं ये कहूं तो साइंस ने उस बल के गणितात्मक भाग को ज्यादा पकड़ा। बाबा जी ने गणितात्मक भाग पे ज्यादा जोर नहीं दिया, बाबा जी ने कारणात्मक भाषा पे ज्यादा ध्यान दिया। तो कारणात्मक भाषा में बाबा जी ने उसको मूल रूप को सहअस्तित्व के रूप में पहचाना कि ये संपूर्ण अस्तित्व सहअस्तित्व होने के आधार पे ही एक दूसरे को पहचानना, निर्वाह करना हो रहा है। लेकिन साइंस जो है, साइंस में सहअस्तित्व की कोई कल्पना नहीं है। वो पूरी तरीके से गणितीय भाषा का ही प्रयोग करता है इस पहचानने, निर्वाह करने को समझने के लिए। उस गणितीय भाषा में बहुत हद तक जो है वो सफल भी हुआ है, और
वो इस आधार पे इतना निश्चय करके बता भी पा रहा है कि जो नाभिक है, नाभिक से कितनी दूरी पे परिवेशीय अंश चक्कर काट रहे हैं, और ऐसे परिवेश एक नहीं बहुत सारे हैं। उन सारे परिवेशीय अंशों की निश्चित दूरी को वो गणित के आधार पे वो मेजर भी कर पा रहा है। और यहां एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि साइंस में एक और भी तरीके का कंसेप्ट है कि जैसे दो परमाणु अंश एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं, जैसे नाभिक में अंश हुए और जो परिवेश में अंश है। साइंस की भाषा में जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं, इसके लिए साइंस ने और भी तरीके के पार्टिकल्स की कल्पना की है। उसमें से जो है ग्रेविटॉन, बोसॉन, फोटॉन, ग्लूऑन, ये सारे पार्टिकल्स की जो उन्होंने कल्पना की है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स का एक्सचेंज होते रहता है इन जो अंशों के बीच या फंडामेंटल पार्टिकल्स के बीच। जो इस तरीके के अति सूक्ष्म पार्टिकल्स का एक्सचेंज होते रहता है, इस आधार पे वो एक दूसरे पे बल लगा रहे होते हैं। बाबा जी ने ऐसा नहीं कहा। बाबा जी ने कहा है कि ये बल लगाने का आधार जो है वो साम्य ऊर्जा में डूबा भीगा घिरा रहना ही है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि बाबा जी ने अंश के बाद की बात नहीं की है, लेकिन चूंकि जो है साइंस जो है विघटन विधि से परमाणु तक पहुंचा और फर्दर विघटन विधि से परमाणु को डिवाइड करके वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक पहुंचा, तो ये जो उसकी विधि है वो यहीं तक नहीं रुकती। क्योंकि आपने जो अपनी कल्पनाशीलता लगा के किसी चीज को तोड़ के आप वहां तक पहुंचे हैं, तो अब और आगे की कल्पना दौड़ती ही है। क्या ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, जिस सब को बाबा जी एक अंश कह रहे हैं, क्या ये अंश, ये पार्टिकल अपने आप में ठोस है या ये भी इससे सूक्ष्म पार्टिकल से मिलके बना हुआ है? जैसा भाई हमने देखा कि भाई एक वस्तु का सबसे सूक्ष्म जो है वो परमाणु को हमने कहा, परमाणु से भी सूक्ष्म परमाणु अंश कहा। तो साइंस का जो ये विघटन विधि है उससे उसके दिमाग में नेचुरली ये क्वेश्चन आता है कि ये परमाणु अंश जो है क्या ये भी किसी और अति सूक्ष्म पार्टिकल से मिलके बना हुआ है? ऐसी कल्पना साइंस में आई भी और लोगों ने इसके लिए भी प्रयोग किया और उस आधार पर और भी पार्टिकल्स की कल्पना की है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी सूक्ष्म है। ऐसे पार्टिकल्स को उन्होंने पूरी तरीके से कुछ नाम भी रखा है, लेप्टॉन, मेसॉन, बेरियन, इस तरीके के पार्टिकल्स की इन्होंने जो है अभी नाम भी दे दिया है, घोषणा भी कर दिया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी अति सूक्ष्म पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो अब ये तो समझने की बात है कि साइंस की जो ये विधि है वो तो किसी एक निश्चित बिंदु पे पहुंचने की नहीं है, क्योंकि आप कितना भी भाग विभाग करें उसके बाद गणितीय भाषा से और भाग विभाग करना बना ही रहता है। तो हो सकता है कि परंपरा में अभी तक आज से 200 साल पहले आप परमाणु की बात करते तो कोई नहीं मानता, फिर परमाणु की बात लोग मानने लगे 100 साल बाद, फिर परमाणु को भी लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड कर दिया, उसको भी लोगों ने मान लिया। अभी प्रचलित मान्यता में आप हम सब लोग जो साइंस विदर्भ से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे क्वेश्चन मार्क नहीं करते हैं, क्योंकि ये सामान्य जनमानस में जो है एक्सेप्ट हो गया है। इस आधार पर हम मानते हैं कि ऐसा तो होता ही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो अब हो सकता है कि साइंस विधा में इस लेप्टॉन, मेसॉन और बेरियन को भी वो जो है स्थापित कर दे और आज से 50-100 साल बाद जो है जो हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स ना मान करके लेप्टॉन, मेसॉन, बेरियन या क्वार्क को हम जो है सबसे सूक्ष्म पार्टिकल कह रहे हो। लेकिन बाबा जी ने जो कहा है, जो अध्ययन किया है, उस आधार पर परमाणु अंश के बाद के कोई घटन मतलब उसकी बात नहीं की है और मुझे भी कोई लॉजिकली बनता नहीं है कि क्यों जो है इसको और भाग विभाग करके देखा जाए, क्योंकि मूल रूप में
जो बाबा जी ने सहअस्तित्व को पहचाना, तो मूल रूप में हर एक इकाई की जो पहचान है वो सहअस्तित्व के आधार पर, एक व्यवस्था के आधार पर कर रहे हैं। तो परमाणु अंश की पहचान करने का कोई मतलब नहीं बनता कि हम परमाणु अंश को क्यों पहचानना चाह रहे हैं। सबसे सूक्ष्म देखेंगे तो परमाणु की ही पहचान है, क्योंकि वही एक व्यवस्था को प्रकट कर पाता है, और इससे ऊपर की जो दूसरी व्यवस्था है, अणु है, अणु संरचना है, वही एक व्यवस्था को प्रकट करते हैं। तो बाबा जी ने पूरा का पूरा अध्ययन व्यवस्था का किया है, क्योंकि वो कह ही रहे हैं कि अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में। सहअस्तित्व का मतलब देखेंगे तो व्यवस्था ही है, तो उन्होंने व्यवस्था का ही अध्ययन किया है। जो व्यवस्था में नहीं है उसके अध्ययन की आवश्यकता ही नहीं है। इस आधार पर परमाणु अंश को और भाग विभाग करने की कोई आवश्यकता नहीं बनती। आगे चलते हैं। एक दूसरे की पहचान को इस बल के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने के लिए मानव का होना आवश्यक है। मानव ही प्रवृत्ति कार्य फलन को पहचानने के सहज अधिकार से संपन्न है। तो ये जो बाबा जी कह रहे हैं कि ये जो एक दूसरे को पहचानना जो है उसका अध्ययन करने के लिए या स्वीकार करने के लिए मानव का होना आवश्यक है, कोई और इसका अध्ययन नहीं करेगा। इसी क्रम में मानव जब एक दूसरे को पहचानते हैं वह व्यवस्था के रूप में ही अपने को प्रस्तुत करते हैं। बहुत ही सुंदर बात है, यहां पर बाबा जी जो है वो गठनशील परमाणु से गठनपूर्ण परमाणु की तरफ चले गए, कि जैसे परमाणु अंश जो है व्यवस्था को पहचान रहे हैं और उस ओर प्रवृत्त हैं। हर एक छोटी से छोटी इकाई जो है वो व्यवस्था को पहचान करके वो सहअस्तित्व को प्रमाणित करने में लगी हुई है। इस आधार पे यदि हम मनुष्य को भी प्रकृति का एक अंश माने, तो मानव भी जो है एक दूसरे को पहचान करके एक व्यवस्था में कैसे सज जाए, इसका होना ही चाहिए। क्योंकि अस्तित्व यदि सहअस्तित्व के रूप में है तो इस आधार पर मानव भी इस प्रकृति का एक अंश हुआ। इस अंश होने के आधार पर मानव भी में भी उस सहअस्तित्व की प्रेरणा है, तो इस प्रेरणा के आधार पर मानव भी व्यवस्था में सजना ही चाहता है। अब जहां जहां इस अर्थ को पहचानने में चूक किए रहते हैं, अव्यवस्था के रूप में कार्य व्यवहार करते हुए समस्या का कारण बनते हैं। अब ये जो बाबा जी कह रहे हैं कि जहां जहां इस पहचानने में चूक किए, अब मजेदार बात यह है कि यदि हम मानव को छोड़ के, या फिर हम इस तरीके से कहें कि जो दो तरीके के परमाणु हुए, एक गठनशील और एक गठनपूर्ण परमाणु, तो गठनशील परमाणु जो है उनमें सिर्फ पहचानना निर्वाह करना है, उनमें जानना मानना नहीं होता। इस आधार पे वो निश्चित पहचानना निर्वाह करना ही करते हैं, क्योंकि अस्तित्व की बनावट सहअस्तित्व ही है, तो उनमें सहअस्तित्व की ही पहचान है और उसका ही निर्वाह करना है। कोई भी परमाणु अंश या परमाणु जो है ऐसा नहीं है कि वो उसमें सहअस्तित्व के विपरीत आचरण या उसका निर्वाह करना दिखता हो। लेकिन मानव में कहा जाए तो मानव में जो है, जो गठनपूर्ण परमाणु है, उसमें सिर्फ पहचानना निर्वाह करना नहीं होता, उसमें जानना मानना के साथ पहचानना निर्वाह करना होता है। और यदि यही तो सारी समस्या का जड़ है कि मनुष्य का जो अभी जानना है ये सहअस्तित्व को जानना नहीं हुआ, इस आधार पर वो सहअस्तित्व के अनुसार पहचानना निर्वाह करना नहीं कर पा रहा। सहअस्तित्व के अनुसार मतलब व्यवस्था का उसमें पहचान नहीं हुआ है, इस आधार पे वो व्यवस्था को प्रमाणित नहीं कर पा रहा है। जो समस्या का कारण है, जो अभी दिख ही रहा है कि समाज में जो व्यवस्था ना होने के कारण ही जो ये सारी समस्याएं जो है समाज में दिख रही होती हैं, उसका मूल कारण यही है कि मनुष्य में जो है उस व्यवस्था की, उस सहअस्तित्व की पहचान नहीं हो पाई है। इस तरह यह समझ में आता है कि प्रत्येक परमाणु अंश व्यापक में संपृक्त होने के आधार पे एक दूसरे को पहचानने के फलस्वरूप ही व्यवस्था में कार्यरत हैं। व्यवस्था का कार्य रूप निश्चित आचरण ही है। अब वापस बाबा जी जो है फिर गठनशील परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं कि जो हर एक परमाणु अंश जो है व्यापक में संपृक्त होने के आधार पे, संपृक्त होने का मतलब जो है डूबा भीगा घिरा रहना। डूबा भीगा घिरा रहने का मतलब हुआ कि ऊर्जा संपन्न रहना, क्रियाशील रहना, नियंत्रित रहना। इस आधार पे ही एक दूसरे को पहचान रहे हैं। लेकिन बहुत ही सुंदर बात जो मैं बार बार कह रहा हूं कि बाबा जी ने जो मूल नियम को पहचाना,
साइंस जो है वो गणितीय भाषा के नियम को पहचानने की कोशिश कर रहा है। उसमें गुरुत्वाकर्षण के नियम बोलता है या कुलम्स लॉ बोलता है, ऐसे बहुत सारे नियमों की पहचान वो साइंस कर रहा है, जिसमें वो गणितीय भाषा को ही मूल में रख रहा है। इसमें वो गणित के मूल में जो सहअस्तित्व की प्रेरणा है, जो सहअस्तित्व मूल नियम के रूप में काम कर रहा है, इसकी पहचान नहीं हो पा रही है। इस कारण ही जो है साइंस का जो सारा अध्ययन है, मुझे वो लग रहा है कि अधूरा है। क्योंकि सहअस्तित्व भी बाबा जी ने उसको कहा है कि सहअस्तित्व ही मूल नियम है, यही हर जगह उद्घाटित हो रहा है। और ये बात ठीक है कि सहअस्तित्व जो है एक फंडामेंटल नियम के रूप में है, लेकिन उस नियम में आप यदि जाएंगे अध्ययन करने तो गणितीय भाषा का भी प्रयोग होता है, लेकिन गणितीय भाषा अपने आप में संपूर्ण नहीं है। तो बाबा जी ने गणितीय भाषा पे बहुत कुछ बात नहीं कही, उन्होंने मूल फंडामेंटल नियम को जो है उसको पकड़ा, उसको ही जो सहअस्तित्व कर रहे हैं। साइंस जो है गणितीय भाषा में ही उलझा हुआ है, उसमें सहअस्तित्व की पहचान नहीं हो पाई, सहअस्तित्व मूल नियम के रूप में इसकी पहचान नहीं हो पाई। इस आधार पे पूरा अस्तित्व एक व्यवस्था है, इसकी पहचान उसमें नहीं हो पाई। इस आधार पे ही मनुष्य को वो पहचान नहीं पा रहा है, और इस आधार पे पहचाना नहीं होने के कारण मनुष्य का एक निश्चित आचरण होगा, ऐसा कल्पना में जो है अभी नहीं है कि मनुष्य भी एक निश्चित आचरण कर सकता है या उसमें करने की प्रेरणा है। आगे बढ़ते हैं। उक्त प्रकार से प्रत्येक परमाणु अंश भी ऊर्जा संपन्न होने के फलस्वरूप एक दूसरे को पहचानना स्वाभाविक होता है। इस पहचानने का प्रयोजन संयुक्त रूप में आचरण करना, इसे एक शाश्वत नियम के रूप में समझा गया। अब ये कह रहे हैं कि प्रत्येक परमाणु अंश जो है ऊर्जा संपन्न होने के फलस्वरूप एक दूसरे को पहचानते हैं। ये बात हो चुकी है। इस पहचानने का प्रयोजन संयुक्त रूप में आचरण करना है। अब देखेंगे कि परमाणु अंश का कोई आचरण जो है वो बाबा जी ने नहीं कहा, वो कोई आचरण को व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन दो परमाणु अंश मिलकर के यदि एक परमाणु बनाए वो एक निश्चित आचरण को व्यक्त करते हैं। इसी तरीके से यदि चार परमाणु अंश मिलकर के एक परमाणु बनाए, वो एक अलग तरीके के निश्चित आचरण को ही व्यक्त करते हैं। इससे यह भी सूत्र निकलता है कि ऐसे पहचानने के आधार पर ही गठन संगठन होना और गठन संगठन का व्यवस्था के अर्थ में प्रमाणित होना नित्य वर्तमान है। अब ये बोल रहे हैं कि अब वो परमाणु से ही जो है और आगे की बात कर रहे हैं कि ये परमाणु भी, जैसे परमाणु अंश ने पहचाना तो वो परमाणु में बन गए, और ऐसे परमाणु भी जो है दूसरे परमाणु के साथ पहचान बना करके इससे बड़ी रचना अणु की करते हैं। ऐसे अणु जो है दूसरे अणु के साथ और भी बड़ी व्यवस्था को बनाते हैं। उसी को ही बाबा जी गठन संगठन के रूप में बोल रहे हैं। तो हर एक छोटी इकाई, जैसे परमाणु उससे बड़ी इकाई में सज रहा है, वो इकाई उससे बड़ी इकाई में सज रहा है, और इस जो प्रोसेस को ही बाबा जी ने गठन संगठन कहा है। इस प्रकार व्यापक वस्तु में ही संपूर्ण एक एक वस्तुएं अविभाज्य होना और इसे सहअस्तित्व के रूप में समझ पाना सुलभ हो गया है। बार बार बाबा जी जो है ये व्यापक वस्तु के जिक्र कर रहे हैं और सहअस्तित्व का जिक्र कर रहे हैं कि व्यापक वस्तु में ही संपूर्ण एक एक वस्तुएं अविभाज्य होना। अब ये जो बाबा जी व्यापक को एक वस्तु कह रहे हैं बार बार, कि ये एक वस्तु है जिसके अंदर ही हर एक वस्तु और दूसरे तरीके की वस्तुएं हैं। व्यापक को भी बाबा जी ने वस्तु कहा है। वस्तु को वो एक वास्तविकता के रूप में देखते हैं, क्योंकि व्यापक भी एक वास्तविकता है। इस व्यापक वस्तु में ही हर एक एक वस्तु अविभाज्य होना। अविभाज्य इसलिए कह रहे हैं कि किसी भी इकाई को हम इस व्यापक वस्तु से अलग नहीं कर सकते। जहां भी ले जाएंगे ये व्यापक वस्तु रहेगा ही। इस आधार पे उसको अविभाज्य होना कह रहे हैं, और इसे सहअस्तित्व के रूप में समझ पाना सुलभ हो गया। इस क्रम में सहअस्तित्व नित्य प्रभावित होना हम मानव को स्वीकार होता है। सहअस्तित्व ही मूल सूत्र और व्यवस्था का आधार हुआ। अब फिर से वही बोल रहे हैं कि जो व्यवस्था का मूल आधार है सहअस्तित्व ही है,
जिसको बाबा जी ने कहा भी है कि अस्तित्व ही सहअस्तित्व है, ये अस्तित्व को देखने जाएं तो ये अस्तित्व जो है सहअस्तित्व के रूप में ही दिखता है, ये कोई अलग अलग जैसा नहीं दिखता है। इस आधार पर एक व्यवस्था है पूरे अस्तित्व में, इतना जो है बाबा जी ने इसको अध्ययन किया है और बार बार इस चीज को वो सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सहअस्तित्व की जो है पहचान हम में हो जाए। हर स्थिति गति के मूल में सहअस्तित्व सुस्पष्ट है। इस प्रकार सहअस्तित्व विविध कार्य उनके आचरण का आधार होना स्पष्ट हुआ। हर जगह बाबा जी सहअस्तित्व को ही जो है वो पहचानने का आधार कर रहे हैं कि जो है परमाणु अंश जो है वो परमाणु बनाए। किस लिए? क्योंकि जो है ये सहअस्तित्व ही मूल नियम के रूप में काम कर रहा है। परमाणु अणु क्यों बनाए? यहां भी सहअस्तित्व है। अणु उससे बड़ी रचना क्यों बनाए? क्योंकि यहां भी सहअस्तित्व काम कर रहा है। हर जगह सहअस्तित्व काम कर रहा है। इस आधार पे ही हर एक छोटी इकाई एक जो है अपने से बड़ी इकाई को पहचान करके एक व्यवस्था में सज रही है। अब आगे वापस जो है सहअस्तित्व जो है मूल नियम को बाबा जी ने बार बार स्थापित करने के बाद वापस जो है अब परमाणु संरचना की बात कर रहे हैं। परमाणु में कार्यरत अंशों के संख्या भेद होने से ही आचरण भेद होना पाया जाता है। तो परमाणु में कार्यरत अंशों के संख्या भेद से आचरण भेद, जैसे अभी भी हम लोग जानते हैं अलग अलग तरीके के परमाणु हमने नाम दिए हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयरन, गोल्ड। ये सब इसलिए नाम दिया है क्योंकि ये सारे अलग अलग आचरण व्यक्त करते हैं। जो ये अलग अलग आचरण व्यक्त करते हैं उसमें से हर एक अलग अलग आचरण करने वाले को कुछ नाम दे दिया है। जैसे एक तरीके का जो आचरण व्यक्त करता है उसको हाइड्रोजन, एक दूसरे तरीके का जो आचरण व्यक्त करता है उसको ऑक्सीजन, एक तीसरे तरीके का जो आचरण व्यक्त करता है उसको नाइट्रोजन कहते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि इन सब में जो अलग अलग आचरण है, इस अलग अलग आचरण का जो आधार है इस परमाणु में निहित परमाणु अंशों की संख्या के आधार पर है। साइंस भी यहां पर ऐसा ही कह रहा है कि जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या फ्लोरीन है या नाइट्रोजन है, इसमें नंबर ऑफ जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अलग अलग हैं। इस आधार पर इन सब का बिहेवियर अलग अलग दिखता है। ऐसे आचरण भेद के आधार पर ही परमाणु की प्रजाति और प्रजातियों की संख्या का निर्धारण करने का मानव ने प्रयास किया। तो बाबा जी कह रहे हैं कि मनुष्य ने प्रयास किया ही है कि ऐसे कितने तरीके के परमाणु जो हैं प्रकृति में हैं जो अलग अलग तरीके के आचरण व्यक्त कर रहे हैं। देखिए यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है कि हर एक परमाणु का आचरण निश्चित है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हर एक हाइड्रोजन परमाणु का आचरण निश्चित है, लेकिन अब ऐसा हाइड्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु, क्लोरीन परमाणु, सल्फर परमाणु, ऐसे परमाणु कितने तरीके के हैं? तो बाबा जी ने इस पे लिखा है, इस धरती पे 108 प्रजातियों के परमाणु होने का दावा मानव अभी तक कर चुके हैं और प्रजाति के परमाणु को खोज करने की आशा बनाए हुए हैं। तो अब यहां पर जिस समय बाबा जी ने ये पुस्तक लिखा है उस समय जो है 108 तरीके के प्रजाति 108 तरीके के परमाणु की जो है साइंस में घोषणा की हुई थी, लेकिन अभी जो है उसको बढ़ा करके 118 कर दिया गया है कि अभी साइंस ये मानता है कि उसने 118 तरीके के अलग अलग परमाणु की खोज कर ली है। तो यहां पर इसको मुझे लगता है क्योंकि बाबा जी ने इस जो अपनी बात नहीं की है, बाबा जी ने जो मनुष्य ने जितना अभी प्रयोग विधि से खोजा है उसकी बात की है कि 108 तरीके के प्रजाति के परमाणु होने का दावा किया है, वो अभी वर्तमान में 118 हो गया है। परमाणु को इस प्रकार समझने पर व्यवस्था केंद्रित मानसिकता में हम मानव स्पष्ट हो जाते हैं। अब ये बाबा जी कह रहे हैं कि यदि हमने परमाणु में इस व्यवस्था को पहचानना है कि परमाणु जो है एक स्वयं में व्यवस्था है और अपने से बड़ी व्यवस्था में वो भागीदार होने के लिए प्रयत्नशील है, तो इस आधार पर बाबा जी कहते हैं कि कल्पना में आता ही है कि हम भी मनुष्य जो है वो व्यवस्था केंद्रित हो जाए, क्योंकि हर एक मनुष्य को छोड़ के हर चीज यदि व्यवस्था की ओर ही अग्रसर दिख रहा है तो मनुष्य भी इस प्रकृति का एक अंश है, तो इसमें भी व्यवस्था की कल्पना आती ही है। फलस्वरूप मानव अपने में सहज व्यवस्था को पहचानने को तत्पर होना सहज रहा। इस क्रम में मानवतापूर्ण आचरण को समझना मानव के लिए सहज हो गया।
इससे मूल्य, चरित्र, नैतिकता का संयुक्त अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन मानव परंपरा में से के लिए व्यवस्था का आधार होना पाया जाता है। अब बाबा जी बात कर रहे हैं कि जो परमाणु में व्यवस्था का आधार, तो वो एक सहअस्तित्व है। उस सहअस्तित्व के आधार पर वो एक व्यवस्था को पहचान रहे हैं, उसका निर्वाह कर रहे हैं। मानव में इस व्यवस्था को पहचानने का आधार क्या होगा? तो बाबा जी कह रहे हैं मानव में व्यवस्था को पहचानने का आधार मानवतापूर्ण आचरण ही होगा। जब तक ये बात है कि परमाणु और बाकी सारी चीजों में देखेंगे, उनका आचरण निश्चित है, उनके आचरण में कोई विविधता नहीं दिखती। तो लेकिन जब हम मानव की बात करेंगे तो मानव में जो इसका आचरण है, उसके जानने मानने के आधार पर जो है उसका निर्वाह करना दिखता है, उसका आचरण दिखता है। तो वो जो एक निश्चित आचरण है और व्यवस्थागत आचरण है, उसका आधार जो है मानवतापूर्ण आचरण होगा। मानवतापूर्ण आचरण को ही वो जो कह रहे हैं मूल्य, चरित्र, नैतिकता का संयुक्त अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन मानव परंपरा में से के लिए व्यवस्था का आधार होना पाया जाता है। तो मानवतापूर्ण आचरण को और उन्होंने जो है मूल्य, चरित्र, नैतिकता के रूप में किया है। इस आधार पे ही जो है मानव व्यवस्था में सज सकता है। ये बाबा जी कह रहे हैं कि मानवतापूर्ण आचरण ही जो होगा, जो मनुष्य को एक व्यवस्था में निश्चित आचरण के लिए जो उसमें आधार हो पाएगा। अभी तक यही है कि चूंकि हमने परमाणु में भी व्यवस्था को नहीं पहचाना, साइंस ने उस सहअस्तित्व को नहीं पहचाना है, वो गणितीय भाषा में ही लगा हुआ रहा। उस मूल सहअस्तित्व जो है उसकी पहचान नहीं होने से अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में है, ये पहचान नहीं हो पाना, फिर व्यवस्था का पहचान नहीं हो पाना, इस आधार पे मनुष्य भी एक जो है व्यवस्था की ओर ही अग्रसर हो, इसकी पहचान नहीं हो पाई। इस आधार पे मानवतापूर्ण आचरण की जो है कोई कल्पना ही नहीं हो पाई। लेकिन बाबा जी ने उसको बहुत सुंदर ढंग से वहां पे सहअस्तित्व को पहचान करके उस सहअस्तित्व को यहां मनुष्य में कैसे जो है प्रमाणित हो, इसका आधार जो है मानवतापूर्ण आचरण को रखा। इसी तथ्य बस पशु संसार, वनस्पति संसार और खनिज संसार, ठोस, तरल, विरल के रूप में जितने भी प्रजाति गणित हैं, सभी के मूल में परमाणु ही है तथा जीवन भी परमाणु है। अब बाबा जी ने जो है जितने भी तरीके के बोल रहे हैं कि 4 तरीके के, जो बहुत तरीके के पशु संसार, वनस्पति संसार, खनिज संसार, ठोस, तरल, विरल, जो भी चीज दिखता है, जो प्रकृति में जो भी चीज दिखाई दे रही है, उस सब के मूल में परमाणु ही है। और दूसरी जो बात कर रहे हैं कि जीवन भी एक परमाणु ही है। ये एक जो है महत्वपूर्ण बात जो है, ये बाबा जी कह रहे हैं कि जीवन भी अपने स्वरूप में एक परमाणु ही है। हर प्रजाति का परमाणु निश्चित आचरण करता है। ये बाबा जी जो है वो गठनशील परमाणु के बारे में कह रहे हैं कि हर प्रजाति का परमाणु निश्चित आचरण करता है। इसीलिए मानव भी, जो जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है, निश्चित आचरण पूर्वक व्यवस्था में जीना चाहता है। तो बोल रहे हैं बाबा जी कि जितने गठनशील परमाणु है वो सब निश्चित आचरण करते हैं। क्योंकि जीवन भी एक परमाणु है, इसलिए मानव भी जो है उसमें ये निश्चित आचरण पूर्वक व्यवस्था में जीना का प्रवृत्ति है ही। जी नहीं पा रहा है वो बात अलग है, लेकिन ये जो है उसको एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से बोल रहे हैं कि हर तरीके के गठनशील परमाणु एक जो है निश्चित आचरण कर रहे हैं। इस आधार पे चूंकि जीवन भी एक गठनपूर्ण परमाणु है, तो वो भी निश्चित आचरण करना चाहता है। परमाणु संरचना की महिमा आचरण में ही स्पष्ट होना और आचरण अपने में क्रिया के रूप में होना सहज रहा। अब परमाणु संरचना की महिमा आचरण में ही स्पष्ट होना, ये बोल रहे हैं जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, तो वो हाइड्रोजन परमाणु के रूप में ही आचरण को स्पष्ट कर पाता है। ऑक्सीजन जो है वो परमाणु के रूप में ही एक निश्चित आचरण को व्यक्त कर पाता है। तो परमाणु संरचना की महिमा ही जो है वो उसके अलग अलग आचरण को व्यक्त कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं बाबा जी। परमाणु रचना के संदर्भ में यह भी स्पष्ट होता है कि परमाणु अंश एक दूसरे के सहअस्तित्व में ही प्रमाणित होते हैं। परमाणु अंश एक दूसरे के सहअस्तित्व में ही प्रमाणित होते हैं।
ठीक है। असीम अवकाश में अलग रहने वाला परमाणु अंश व्यवस्था रूपी आशय को प्रमाणित किए नहीं रहता है, इसलिए असीम अवकाश में घूर्णन रूप में कार्य करता हुआ दूसरे अंश की तलाश में रहता है। ये अब अच्छी बात बाबा जी कह रहे हैं कि जो व्यापक में जो भी हम जो किसी एक सिंगल परमाणु अंश की बात करें, तो एक परमाणु अंश यदि किसी परमाणु के साथ योग में नहीं है और वो अकेला ही किसी व्यापक में वो दिख रहा हो, तो वो